नमस्कार, डीजियाना न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतीश वर्मा। आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज की खास सीरीज उन्नति की पाठशाला। दरअसल करियर एक ऐसा शब्द है जो हर एक परिवार के लिए बहुत महत्व रखता है। महत्व क्यों ना हो, आखिर बच्चों का जो भविष्य होता है उसका सवाल है। करियर उससे जुड़ा हुआ है। करियर को संवारने के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होती है शिक्षा। और शिक्षा के क्षेत्र में ही संभावनाओं को टटोलने के लिए हमने इस खास सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें कई मशहूर शिक्षाविदों से हम आपको रूबरू करवाते हैं, जो अपने विचार आपके सामने रखते हैं। क्या कुछ उनका सोचना है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वो हम जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सहूलियत हो सके अपने बच्चों का, अपने लाड़लों का भविष्य संवारने में। और इसी के चलते आज हमारे साथ मौजूद है अनुसुईया स्कूल के निदेशक, जाने माने शिक्षाविद अनिल पटवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीजियाना न्यूज पर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो एक होता है इंट्रोडक्शन। आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो होता है आपके बाल्यकाल, बाल्य व्यवस्था से लेकर अभी तक का जो आपका सफर रहा है, हमारे दर्शक सबसे पहले वो जानना चाहेंगे आपसे आपके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अनिल पटवारी है। मैं एक किसान पुत्र हूँ। मैंने शिक्षा जगत में 15 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ जी। मैंने 2002 में कॉलेज ज्वाइन किया था। 2005 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था जी। मैंने शिक्षा जगत में ट्रूबा इंजीनियरिंग कॉलेज जो राव बाईपास पहाड़ी पर जी सेज यूनिवर्सिटी के नाम से हो चुका है, वो मैंने 10 ईयर रन किया जी। और सेज यूनिवर्सिटी में भी अभी मैं कुछ वर्क देख रहा हूँ समय समय पर। मैंने ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी सोच विचार ग्रामीण क्षेत्र जैसी है। मैं सोचता हूँ कि शहर का बच्चा क्यों आगे जा रहा है, ग्रामीण का बच्चा क्यों पीछे हो रहा है, वो विचारधारा से मैं काम कर रहा हूँ। जिस काम को बच्चों को शिक्षा जगत में किस तरह से आगे लिया जाए, शिक्षा बिजनेस नहीं पीओटी से कैसे आगे बढ़े, शिक्षा में क्या क्या महत्व बच्चे के अंदर होना चाहिए जो आगे जाकर उसको उसके करियर में काम आएंगे, उन चीज़ों हम लोग काम कर रहे हैं। हम अभी मैं एक अनुसुईया स्कूल डकाचा स्थित ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ है भाई साहब। वहाँ पर हम लोग शिक्षा को टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन चला रहे हैं। उसका कंटेंट है नई सोच नया विचार, नई सोच नया विचार हमारा पंच लाइन है, जिसमें हम लोग काफ़ी ग्रामीण के बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करके आगे ला रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप ग्रामीण में सबसे ज़्यादा प्रतिभावना होती है। ग्रामीण क्षेत्र कभी भी किसी फील्ड में भी आगे जाता है तो काफ़ी आगे जाता है। शहर की दौड़ में यदि ग्रामीण को आगे लाया जाए तो हो सकता है कि शहर का बच्चा बेग होकर ग्रामीण का बच्चा आगे जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने स्कूलिंग शिक्षा बीजलपुर शासकीय स्कूल से पढ़ा हूँ मैं एक्चुअली में, और मेरा कॉलेज हुआ है आपका वैष्णव कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। मेरा बीबीए वहाँ से हुआ, फिर मैंने पीजी एमबीए किया, मैनेजमेंट में किया। पीएचडी मेरी परसुइंग में चल रही है, अभी पीएचडी में कर रहा हूँ अभी। और मैं तो सोचता हूँ कि बच्चों में भी किसी न किसी तरह नई ऊर्जा लाई जाए, नए विचार लाए जाए। उसलिए हम लोगों ने जैसे अलग अलग स्ट्रीम पे काम करते हैं। हम लोग अनुसुईया स्कूल में हम लोगों ने शायद पूरे, आप जानते होंगे, सारा सीबीएसई स्कूल्स में 4 ड्रेस कोड चलते हैं जी। ग्रीन हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, 4 ड्रेस कोड। मैंने 12 ड्रेस कोड किया भाई साहब। उसका एक रीज़न है उसका रीज़न है कि मैं मानता हूँ कि प्रेप 1 का बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा और 12 क्लास का बच्चा, काफ़ी सारा डिफरेंस है। हम क्लास वाइज कंपटीशन कराएं, एक एज वाइज कंपटीशन करवाएं। हम लोग बच्चों में जो आज के दौर में जो डाउन शिक्षा में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कारण शिक्षा जगत में कहीं बदलाव का है। उन बदलाव को कैसे आगे लिया जाए वो आगे मैं आपसे बात करूँगा। हम लोग शिक्षा ग्रामीण में बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी ध्यान देते हैं। स्पोर्ट्स में भी बच्चियाँ आगे जाना चाहिए, क्योंकि आजकल एक बेटी पढ़ती है तो मैं मानता हूँ एक परिवार सेट होता है, एक परिवार सेट होता है तो 2 पीढ़ी सेट होती है, ऐसा मेरा मानना होता है। बहुत सुंदर विचार हैं सर आपके। अगला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि वर्तमान जो आपका संस्थान है, जो आपने
शुरुआत की है अनुसुईया स्कूल की, काफ़ी मॉडर्नाइजेशन के साथ आपने बताया, जैसा कि काफ़ी मॉडर्नाइजेशन लेके आपने इस प्रोजेक्ट पर काम किया और इसे आगे बढ़ाया है, और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाने का आपने जो बीड़ा उठाया है। तो कहीं ना कहीं भूतपूर्व में भी आपके सामाजिक कार्य को लेकर भी कुछ अनुभव रहा होगा। बाल्यकाल से लेकर अभी आप जिस पोजीशन पे है वहां तक पहुंचने में कितना कुछ सामाजिक कार्य का योगदान रहा है, और आपने अभी तक समाज के लिए ऐसे क्या कुछ सामाजिक कार्य किए हैं जिन्होंने कुछ बदलाव किए हों और जिसके बाद आपको प्रेरणा मिली हो ये जो संस्थान है उसे शुरू करने की? भाई साहब, मैं इसमें जब बचपन में मैं स्कूलिंग जाता था तो मेरा एक सपना था कि मैं भी एक अच्छा स्कूल डालूंगा जहाँ पर अलग विचारों के बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ ऐसा माहौल होना चाहिए, एक पारिवारिक माहौल होना चाहिए। शिक्षा जगत में ऐसा एक काम करने की मेरी बचपन से इच्छा थी। जब मैंने 2002 में स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद में मैं कॉलेज में BBA कंप्लीट हुआ था मेरा, उस समय मेरा एक सपना था कि एक छोटा स्कूल डाला जाए। तो मैंने सोचा कि छोटा स्कूल डालेंगे तो शायद वो शहर में डालना होगा, ग्रामीण में नहीं डालना होगा। तो मैंने ऐसा सोचा कि अभी मैं जॉब ज्वाइन करता हूँ। मैंने 2004 में ट्रूबा इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। ट्रूबा इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 साल एक ही संस्था में काम सीखा, काम किया, सब तरह से मैंने उसमें अपना इम्प्लीमेंट दिया। उसमें शैलेंद्र शर्मा जी मेरे गुरु रहे हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है मुझे इस लेवल पे लाने के लिए। मतलब मैं उनको इस डिजाना के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे। शैलेंद्र भैया भोपाल से आते थे, इंदौर, और उनका एक ही था कि पटवारी को बुलाओ, जो काम नहीं होगा वो अनिल उस काम को करने को तैयार रहेगा। मैंने 2016-17 में सेज यूनिवर्सिटी का सेटअप हुआ। उसमें संजीव अग्रवाल साहब का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने भी मुझे शैलेंद्र भैया जैसा प्रेम दिया, और उनसे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। मैंने शिक्षा जगत में शायद मेरी पूरी लाइफ, जीवन जो अभी तक का मेरा कार्यकाल है, अभी 37-38 ईयर का हूँ मैं, पूरा कार्यकाल मेरा इसी शिक्षा जगत में मैंने दिया है। और ग्रामीण क्षेत्र में मैंने उस समय ट्रूबा कॉलेज जब बना था, जब हमारा खादी समाज से बिलोंग करता हूँ मैं, तो खादी समाज में बच्चियाँ को पढ़ने के लिए ग्रामीण से बसेस की फैसिलिटी नहीं थी। तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जाता था तो मुझे वहाँ के टीचर्स मिलते थे कि पटवारी सर यहाँ आपकी बस आएगी तो यहाँ से बच्चियाँ पढ़ेगी। तो मैंने कुछ ऐसे सर से बात करके, भैया से बात करके, और बच्चियों के लिए बसेस स्टार्ट करवा दी। तो उन बसेस से आने से बच्चियाँ बढ़ी, बच्चों की पढ़ाई बढ़ी, कॉलेजेस बढ़ी। आज की देखिए, आज हज़ारों बच्चियाँ पढ़ती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उस क्षेत्रों में मैंने काम किया, उन क्षेत्रों में मैंने जो मेरा विज़न था वो मैंने डाला, तो वो प्योरिटी से बिल्कुल आगे बढ़ा और निस्वार्थ उस काम को किया। तो आज ईश्वर ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है कि समाज में एक अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, और सारे समाजन का मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है। पूरी समाज में कहीं ना कहीं मुझे पूरी समाज का योगदान रहा है मेरे कार्यकाल में, कि हर जगह मैं जहाँ भी टिका हूँ, रुका हूँ, मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है। आपने जैसा बताया कि उनके लिए बसेस स्टार्ट करके आपने उन्हें एक नया जीवन, नई राह दिखाई, और आज वो विजन जो है वो आपका आज बहुत सक्सेस है। तो इस तरह के आपने और क्या कुछ जो बदलाव हैं सकारात्मक तौर पर वो नोटिस किए हैं सर अभी तक शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें? भाई साहब, अभी सबसे अच्छा शिक्षा में बदलाव ये हो रहा है कि अभी जो नीति आयोग की जो पॉलिसीज हैं वो सारे प्राइवेट स्कूलों में भी अपेयर हो रही है। अभी देखिए, आप, मैं मेरे स्कूल की बात करता हूँ, अदर देन स्कूल्स की बात मैं नहीं करने के बजाय मेरे स्कूल्स की बात करता हूँ। मेरा एक अनुसुईया स्कूल है, डकाचा स्थित ब्रिज के अपोजिट साइड बना हुआ बाईपास पर। वहाँ पर नीति आयोग से मुझे 12 लाख का फंडिंग मिला गवर्नमेंट की तरफ से। उस फंडिंग से मैंने एक रोबोटिक लेबोरेटरी बनाई, जो मध्य प्रदेश की टॉप लेवल की, मैं तो कहूँगा कि शायद इंदौर में पहली लेबोरेटरी होगी। बिल्कुल। जो नीति आयोग के पूरे सिस्टम से बनी है, पूरी फंडिंग वहाँ से हुई है, और बच्चों को रोबोटिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, वो सब चीज़ें उसमें सीखने को मिल रही है। आप 3D प्रिंटर्स की बात करें, आप रोबोट की बात करें, या अलग स्टीम की बात करें, या जो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जो इंजीनियरिंग में टूल्स में पढ़ाया जाता है, वो आपको स्कूलिंग में 6 to 12, 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक वो शिक्षा वहाँ मिल रही है। तो एक शिक्षा में एक बदलाव, काफ़ी बड़ा अच्छा बदलाव है ये, सकारात्मक बदलाव, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की ग्रोइंग मिलेगी, जिससे बिजनेस माइंड बनेगा। आज आप देखेंगे काफ़ी सारी कंपनीज में नौकरियाँ नहीं मिलती, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। तो बेरोजगारी हटाने के लिए आपको शिक्षा में ही जाना होगा। मेरे मन में एक सवाल उठा था कि
जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में इतने अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इस गति से हमारा शिक्षा क्षेत्र आगे जा रहा है कि बच्चों को काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं, हमारा जो प्रतिशत है जो पढ़े लिखे लोगों का वो काफ़ी धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन अभी बीच में एक पेंडेमिक के चलते कोरोना हर कोई प्रभावित हुआ, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे परिवार चलाता हो, चाहे खेती किसानी करता हो, चाहे बच्चे हों जो पढ़ते हों। और उसके बाद देखने में आया कि बच्चों के जो व्यवहार में काफ़ी सारे बदलाव भी देखने को मिले हैं कि पहले जैसा उनका स्कूलिंग था वैसा नहीं रह गया, काफ़ी उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ा। तो आपके विचार से ऐसे क्या कुछ बदलाव जो हैं जो बच्चों में देखे गए, व्यवहार में देखे गए हैं शिक्षा को लेकर, कोविड पैंडेमिक जो आया था उसके बाद से बच्चों के व्यवहार में किस तरह का बदलाव आया है शिक्षा को लेकर? सर, कोविड के बाद में कोविड के अंदर बच्चों का काफ़ी लॉस हुआ है, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जो ऑनलाइन पद्धति है वो हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट इतना नहीं हुआ है कि ऑनलाइन बेस पे हम लोग बच्चों को पढ़ा पाएँ। और रूरल क्षेत्र में तो शायद 80% ऑनलाइन बेस डाउन है। शहर में हो सकता है कि 40% 60% तक ऑनलाइन में बच्चों ने पढ़ाई की, ग्रामीण क्षेत्रों में तो 80% तक बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। 2 सालों से बच्चों को घरों में रहने से शिक्षा का तो डाउन लेवल आया है, परंतु अभी हम लोगों को उसका फेस ये करना हो रहा है कि जो बच्चा हमारे पास 6th क्लास में, जो 7th 8th में अभी 9th में गा रहा है, जो 6th में हमारे पास था वो 9th में स्कूलिंग आ रहा है, तो उसकी जो बेस बनना चाहिए, जो 6th 7th 8th में जो ग्रोइंग होती है उसकी, वो ग्रोइंग बिल्कुल अपर डाउन है। तो हम जितने भी स्कूल से, शायद मैं भी कर रहा हूँ, बाकी स्कूल्स भी कर रहे हैं, हम लोग उसको एक रेमेडियल क्लासेस के तौर पे काम कर रहे हैं। वीकनेस बच्चों के साथ में, अच्छे बच्चों के साथ में वीकनेस को लेकर, वीकनेस के साथ में अच्छों को लेकर धीरे धीरे अलग अलग स्ट्रीम में, अलग अलग शिक्षा के तौर में बता रहे हैं, उनको अलग स्ट्रीम में लेके जा रहे हैं। क्योंकि कोविड के समय बच्चा डरा था, सहमा था, परेशानी काफ़ी सारी थी, हम भी घरों में थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हमारे विद्यालय के तहत मूल्यांकन एग्ज़ाम्स हुई, तो हमारे विद्यालय के तहत मूल्यांकन एग्ज़ाम्स में भी शायद बच्चों का रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया, परंतु ग्रोइंग नहीं आ पाई उतनी। तो आज हमें उसका फेस कम से कम 2 साल और करना होगा। ये साल तो पूरा निकल चुका है, 1 साल और लगेगा हमें, 2 साल मिनिमम उस बच्चों को उस ग्रोथ पे, उस लेवल पे लाने के लिए 2 ईयर तो मिनिमम लगेंगे साहब। बच्चों की पीठ पे जो है बोझ, सबसे बेसिक क्वेश्चन है शिक्षा क्षेत्र में कि बच्चों की पीठ पे जो बोझ है वो लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चे उठा नहीं, कई बार तो मैंने ऐसे देखे बच्चों से बैग्स नहीं उठते हैं। तो इस बोझ को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? और लगातार ये जो बोझ है, ये जो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं कि क्या जरूरत है हमें? देखिए सर, बिल्कुल सही बात बताई आपने, मैं भी इससे सहमत हूँ आपकी बातों से। बैग्स की बोझ की बात यदि मैं करता हूँ तो आज के दौर में 80% स्कूल्स ने बोझ कम कर दिया है, 80% स्कूल्स ने, क्योंकि आजकल क्लासरूम के अंदर ही हम बुक्स हमारी वहाँ रहती है, बच्चों को जो नोट्स बुक्स होती है वही शायद उतना बोझ होता है, उसको टिफ़िन बॉटल और ये होती है। जैसे मैं अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे स्कूल में शायद सब कुछ आप रेक देखेंगे तो पीछे फुल फिल रहता है, बच्चों का रेक सेक्शन बना हुआ है। परंतु एक प्रॉब्लम हमारे साथ में आती है, ये प्रॉब्लम ये आती है कि यदि हम बच्चों को जिस टीचर्स को पढ़ाना होता है, टीचर्स उसको वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो देता है घर के लिए, क्योंकि स्कूलिंग में इतना समय होता नहीं है, 6 घंटे स्कूलिंग होता है, 1 घंटा आने जाने में, 2 घंटे, लेकिन सुबह मॉर्निंग में 8 घंटे का बच्चा समय सीमा चली जाती है, 8 घंटे में लेक्चर्स लगते हैं, लंच निकल जाता है। अब इसमें सारी बातों में एक चीज़ समझ में आती है कि बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है तो स्वाभाविक उसकी बुक्स देना जरूरी है घर में। उसका विकल्प एक ही है कि जितनी स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासेस का उपयोग ज़्यादा होगा, जितना स्मार्ट क्लासेस का उपयोग जिस स्कूल में ज़्यादा होगा वहाँ पर बैग्स का लोड कम होगा। एक ही फंडामेंटल है। और स्मार्ट क्लासेस का यदि आपने किसी कंपनी का कंटेंट चलाया, मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पॉइंट्स के लिए ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि यदि हम लोग जो बुक्स में पढ़ाया है वही कंटेंट चलाएं सिलेबस का, तो शायद बच्चों में ग्रोइंग ज़्यादा आएगी। मैं तो अनुसुईया में एक ही काम कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है ग्रीन बोर्ड पर, उसी को 10 मिनट्स में उसी का वीडियो सेम दिखाता हूँ, जिससे बच्चों की ग्रोइंग अनुसुईया में दिन पे दिन बढ़ रही है।
और सकारात्मक तरीके से बढ़ रही है और बच्चों में ग्रोइंग भी आ रही है, क्योंकि ग्रामीण में लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो लैंग्वेज को भी लैंग्वेज स्किल की क्लासेस लगती है, तो लैंग्वेज स्किल में स्वाभाविक है ग्रामीण का बच्चा है तो थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज भी उपयोग करता है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रीम में काम करते हैं। जी, आपके क्या विचार हैं आधुनिकीकरण के बारे में, जिस तरह से एकदम से बूस्ट मिला है कोविड के बाद से, एकदम से आधुनिकीकरण की तरफ जो बच्चे गए हैं, और मैंने देखा है कि बच्चे काफी कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं इसके साथ में, आपके क्या विचार है आधुनिकीकरण को लेकर? सर इसमें आधुनिक मॉडल जमाना है जी। आज का बच्चा, हमारे समय की शिक्षा जो होती थी, आज का बच्चा वो वाला बच्चा नहीं बचा है। हम लोग तो एक थैली का बैग बना के लेके जाते थे और शायद पढ़े हैं उस समय, क्योंकि उस समय स्थिति सबकी ऐसी होती थी कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, वर्क बहुत महत्वपूर्ण था, पर कुछ लोग पढ़ते थे। आज शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी भी फील्ड में जाना है तो आपको शिक्षित होना जरूरी है। फिर रही आधुनिक की बात, अब आधुनिक में ऐसा है कि आधुनिक में मैंने जैसे कहा स्मार्ट क्लासेस, उदाहरण के लिए रोबोटिक लेबोरेटरी, अब उसमें क्या होता है, यदि एक क्लास में 35 बच्चा बैठा है जी, तो उसमें से 25 तो कंफर्टेबल है, 10 बच्चे की प्रॉब्लम है। 10 बच्चे की प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ रिसोर्सेस स्कूलिंग में तो मिल रहे हैं, यदि घरों में है तो उसका उपयोग प्रॉपर हो पाएगा, यदि घरों में नहीं है तो शायद नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने उसका सिलेबस कंटेंट दिखा दिया और मालूम हुआ कि बच्चे ने उसकी राइटिंग वर्क छोड़ दिया, तो उसका शिक्षा में ग्रोइंग नहीं हो पाएगी। 10% तो लॉस है, 10 स्टूडेंट्स का तो लॉस है, 25 की अपर है। अब अपर में दो तरह से है, 25 में से मैं मानूंगा 12 बच्चा जो है, 12 बच्चे का तो आप मान लीजिए कि हाई ग्रोइंग है, क्योंकि वो एक कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा है। एक बच्चा पढ़ रहा है जो बायजूस, जो अलग अलग स्ट्रीम आजकल पढ़ने की बहुत आ गई, आजकल पेरेंट्स पैसे ही परचेस कर लेते हैं, वो शिक्षा जगत का लॉस प्रॉफिट नहीं कहेंगे हम लोग, वो एक ऐसा कंटेंट है जो आज के दौर में बच्चों को टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। वो टेक्नोलॉजी का ही जमाना सब, आज का छोटा सा बच्चा, नर्सरी का बच्चा होता है, पूरा मोबाइल चला लेता है, मैं ऐसा मानता हूँ। पूरा मोबाइल हर घरों में है, बच्चे सारा मोबाइल, शायद फादर को कम आता होगा, बच्चों को पूरा आता है। तो आधुनिक तौर को बढ़ावा देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आधुनिक बनना भी जरूरी है, आधुनिक की टेक्नोलॉजी को उपयोग करना भी जरूरी है। यदि उपयोग हम नहीं करेंगे तो हम रेस में पीछे हो जाएंगे। दूसरी ओर हमने देखा है कि आधुनिकीकरण के साथ में जो आधुनिक उपकरण हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, टैबलेट्स कुछ तरीके के आ गए हैं, और बहुत सारी फायदा भी एक मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारी बुक्स जो हैं वो आजकल एक ही टैबलेट में कंटेन हो जाती हैं पूरी, बच्चों को भी उससे सुविधा होती है, जो पेरेंट्स हैं उनको भी सुविधा होती है, और जैसे कि पीठ पे बोझ बढ़ने वाली बात थी, तो मेरे हिसाब से ये बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है टेक्नोलॉजी को लेकर। और जो ये उपकरणों का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, स्मार्ट बोर्ड्स की बात कर रहे हैं आप, टैबलेट्स की बात कर रहे हैं आप, इसे आप कैसे देखते हैं कि कितना क्या कुछ कारगर साबित हो सकता है बच्चों के लिए उपकरणों को? जितनी बातें आपने इसमें कही है वो बिल्कुल सत्य बातें हैं, क्योंकि आप या मैं या कोई भी युवा, आज की पीढ़ी का युवा यही चाहेगा कि उसका बच्चा टेक्नोलॉजी में पढ़े, और विदाउट टेक्नोलॉजी से रेस में पीछे हो जाएगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम विदेशों में देखते हैं बच्चों को पढ़ाई का, तो विदेशों की जो पढ़ाई है हम लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। आज हमारा जो मॉडल है सिंपल मॉडल है, इस मॉडल को हमें अपर ले जाना है, तो विदाउट टेक्नोलॉजी के सहारा बिना हम जा ही नहीं सकते। आजकल आप देखिए बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, जिस कारों में हम बैठते हैं, उसमें भी इतनी सारी फंक्शंस आ गए हैं कि वो भी फंक्शंस वो काफ़ी ज़रूरी सेफ्टी पॉइंट्स है। आप बसेस में देखिए, आप देखिए हमारे अनुसुईया स्कूल की बसेस में ऑनलाइन सीसीटीवी है जो पेरेंट्स देख सकते हैं। एक पहला स्कूल होगा जो टेक्नोलॉजी की बेस पर काम कर रहा है। अनुसुईया, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि अनुसुईया स्कूल प्योर टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है, प्योर टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें बसेस में भी जब आपका बच्चा बसेस में बैठता है, ऑनलाइन सीसीटीवी स्टार्ट है। अब पेरेंट्स अपने मोबाइल कहीं भी खोल सकते हैं कि मेरा बच्चा बसेस में कहाँ बैठा है, सेफ्टी पॉइंट्स है। टीचर्स भी देख सकते हैं, ऑनलाइन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पेरेंट्स घर देख सकता है कि मेरे बच्चों को टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, फुल टाइम वॉचिंग हो सकती है। तो आधुनिक तो बिल्कुल 100% क्या 101% सत्य है। आज बाहर एक ठेले के ऊपर एक मोबाइल का एक टेम्पलेट लगा होता है, उसके ऊपर बारकोड पे पेमेंट होता है। पूरे देश में स्मार्ट इंडिया चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, स्मार्ट इंडिया है।
हर ठेले से लगा के अपन शॉप तक, शोरूम में भी जाएंगे वही बार कोड है, ठेले पे वही बार कोड है ना, चौपाटी पे वही बार कोड रहता है। मैं उसको शिक्षा से जोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने एक सिंपल स्कूल में शिक्षा की है ग्रहण, और आपने टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन में की है, मान लीजिए। अब टेक्नोलॉजी में ये है, जैसे आप अनुसुईया की बात करें तो वहाँ पर कंप्यूटर लगे हुए हैं। हम लोग जिस दिन जो बच्चा आता है उस कंप्यूटर में उसकी एंट्री होती है, उसका एक नंबर कोडिंग होता है कि हमारे स्कूल में 200 कंप्यूटर हैं, शायद मध्य प्रदेश में बहुत कम स्कूल से या कितने कंप्यूटर्स होते हैं। हम लोग बच्चों को एक नंबर प्रोवाइड करते हैं कि 23, तो वो बच्चा जब तक उस स्कूल में पढ़ेगा उसका 23 पर पूरा डाटा रहेगा। तो एक तो आपका स्कूल का बैग का बोझ कम हो गया, वो डाटा उसके अंदर है। मान लो उसको कोई बुक्स रिसर्चिंग में भी काफी फायदा है, रिसर्चिंग करनी है, उसको फ्री लेक्चर में जा सकता है बच्चा, लैब में उसका ओपन खोजता है, पासवर्ड बच्चे के पास ही है, पासवर्ड बच्चे के पास ही है, उसके क्लास टीचर के पास है, उसके नाम और आईडी जो उसका है, उसका नाम और उसका जो सरनेम है, नाम उसका आईडी और सरनेम उसका पासवर्ड है। सिंपल सा फंडामेंटल है। तो शिक्षा में कहीं कहीं ग्रोथ करेगा। एक बच्चा वो है जिसके पास सिर्फ पेन और कॉपी है, तो उसको राइटिंग वर्क लगातार करना पड़ेगा। बैक का बोझ कम होने से रहा नहीं, क्योंकि उसको फुल टाइम रीडिंग करना है। उसमें से 5% बच्चा आगे निकल सकता है, 95% बच्चा बैक हो जाएगा। और हमारी जो स्ट्रीम है उसमें 95% बच्चा आगे निकल पाएगा, 5% तो सभी जगह शिक्षा में होती है। जी जी, देखने में आया कि वर्तमान भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें कई सुधार की संभावना है। आपके विचार से ऐसी क्या कुछ संभावनाएं हैं जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जा सकते हैं, जो लागू करने चाहिए? आपके विचार से ऐसा आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या कुछ सुधार होने चाहिए जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था? सर, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा डिजाना के माध्यम से कि हमारे यहाँ नीति एक होना चाहिए। अभी हमारी स्कूलिंग में चलती है, अलग अलग कंटेंट्स में हम लोग उपयोग करते हैं, चाहे मेरी बात करें, अदर थिंग बात करें, मैं किसी उपयोग या नाम व्यक्ति का नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। हम एक कंटेंट की बुक चलना चाहिए, चाहे शासकीय हो या प्राइवेट स्कूल हो। हमारे पास एक नीति होना चाहिए शिक्षा की। अभी क्या हमारे मध्य प्रदेश की बात करें, हमारे 3 बोर्ड चल रहे हैं, एक MP बोर्ड, एक CBSE बोर्ड और ICIC बोर्ड। तीनों बोर्डों की शिक्षा पद्धति सेम है, पद्धति वही है, विचारधारणा वही है, शिक्षित करना है, तीनों पद्धति, पर कंटेंट सिलेबस अलग अलग है। 9 to 12 हम NCERT उपयोग करते हैं, सभी उपयोग करते हैं। 1st to 8 तक हम अलग अलग स्ट्रीम में ले जाते हैं। तो कुछ तो कहीं कहीं अच्छी व्यवस्थाएं हो जाती है, कहीं कहीं व्यवस्थाएं नहीं होती है। तो स्कूल शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसको एक स्ट्रीम पर लाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों में एक ग्रोइंग आएगी। ग्रोइंग आने के बाद में फिर हम बात करेंगे, काफ़ी बड़े स्कूलों की बात करेंगे या छोटे स्कूलों की बात करेंगे, वो उसमें ऐसा नहीं है। शिक्षा तो सब शासकीय में भी वही मिलना चाहिए जो प्राइवेट में मिलती है। शिक्षित तो बच्चा दोनों जगह से होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि मैं प्राइवेट से पढ़ा हूँ और एक बच्चा शासकीय से पढ़ा है तो वो 10th पास और मैं 10th पास हूँ, तो कोई शिक्षा में अंतर है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन दोनों को मिलना है। जब हायर एजुकेशन में बच्चा आता है, वैसा मैंने देखा, मैं हायर एजुकेशन से जुड़ा हूँ, हायर एजुकेशन में बच्चा जब ग्रामीण से जाता है तो 92% का बच्चा होता है MP बोर्ड का, और जब हायर एजुकेशन जाता है तो वो 62 पे आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी बुक्स का कंटेंट देखने को उसको स्वाभाविक होता है कि मैंने तो छोटी किताब पढ़ी है, पर ये तो बड़ी किताब आ गई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसको फीलिंग में आती है कि इतनी सारी किताब मैं कैसे पढ़ूँगा। तो एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में 11 सब्जेक्ट होते हैं, BBMS 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, तो दोनों में अंतर है। अब 11 सब्जेक्ट पढ़ने वाला बच्चा शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसकी ग्रोइंग ज़्यादा हो, वो करता है बच्चा। आज किसी भी स्तर पर हम जाते हैं, बात करते हैं, शिक्षा मूल रूप से प्योरिटी से काम होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसी धारणा है जहाँ पर टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी दोनों में काम होता है, हमेशा होगा। सब हर स्तर का है हमारे देश में, हर स्तर को शिक्षा लेने का अधिकार है, हर वर्ग को है, हर समाज को है, और किसी भी तरह से वो बच्चा उससे वंचित नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि हर बच्चे को शिक्षित करना चाहिए, और जैसी अनुसुईया में फैसिलिटी है, शायद सभी स्कूलों को वैसी फैसिलिटी धीरे धीरे करना चाहिए। इम्प्लीमेंट आएगा, बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट आएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपके जो विचार थे, आपकी कुछ सुझाव थे, वो हमारे दर्शकों के कुछ काम आएंगे, और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि जो सर ने विचार दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आधुनिकता बढ़ती जा रही है शिक्षा क्षेत्र में और हर एक को इससे जुड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। तो हमारी इस खास पेशकश उन्नति की पाठशाला में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए
डिजियाना न्यूज। नमस्कार।